नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न अज्ञे की सामाजिक चेतना। अज्ञे को व्यष्टिवादी कवि कहा जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो उनके काव्य को देखकर ये लगता है कि उन्होंने केवल व्यष्टि ही नहीं बल्कि समष्टि यानी समाज के बारे में भी काफ़ी अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है अपने काव्य के माध्यम से। तो आज उसी बात को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। यह मूल रूप से अहमनिष्ठ व्यक्तिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका प्रमुख कारण कि वह सार्थ, इलियट आदि चिंतकों से प्रभावित रहे हैं, यानी जो पाश्चात्य चिंतक या विचारक हैं उनका जो अज्ञे जी हैं उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इनके आरंभिक काव्य में व्यक्तिकता के भाव की प्रमुखता रही है। यानी अहमनिष्ठ से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि अपने होने के, अपने अस्तित्व पर अधिक भरोसा करना, यानी एक अहमवादी मैं हूँ इस भाव को प्रमुखता से शामिल करना। परंतु इन्होंने समाज में फैली गरीबी, शोषण, बेरोजगारी तथा अन्याय पर प्रतिक्रिया करते हुए सामाजिक काव्य की भी रचना की है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि माना कि उन्होंने अहमनिष्ठ काव्य की रचना की या व्यष्टि को प्रधानता दी, लेकिन इसके साथ साथ समाज को भी अनदेखा नहीं किया। ये हम उनके काव्य और उनकी कविताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, सामाजिक विषमता के प्रति चिंता। अब देखिए, समाज में विषमता क्या है, उच्च और निम्न, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये वर्ग विभाजन ही तो समाज की मूल विषमता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कवि ने अपनी जो कविता है बांगर और खादर, उसके माध्यम से इस बात को उजागर करने का प्रयास किया है। बांगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राजा का कुआं है, और खादर एक ऐसा स्थान है जहाँ से नदी बहती है। ये उच्च स्थान है, ये नीचा स्थान है, नीचे की तरफ का स्थान है। इन दोनों में जो पानी है, चाहे वो कुएं में, बांगर के क्षेत्र में जो कुआं है उसमें जो पानी है, या खादर में जो नदी है उसमें जो पानी है, दोनों में पानी समान है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो कुआं है ये ऊंचे क्षेत्र में है और ये राजा का है, नदी नीचे क्षेत्र में है और ये सामान्य जनता की है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर प्यास बुझा सकता है। दोनों अलग अलग ध्रुव है, कभी मिल नहीं सकते, लेकिन कवि ने अपने मन के भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। ये प्रतीकात्मक रूप से कुआं और नदी प्रतीक रूप में लिए हैं बांगर और खादर, जो इनकी कविता है। तो यहाँ पर इन्होंने बखूबी सामाजिक विषमता का चित्रण किया है और बताया है कि किस प्रकार समाज बेवजह, पानी एक ही है, सबका पानी मूल जीवन का आधार है, प्यास बुझाने का काम करता है, लेकिन उसको भी हम बांट देते हैं, जबकि ऐसा आवश्यक नहीं है। समाज के लिए अगर देखें तो ये समाज के लिए कोड़ के समान है, एक समस्या के समान है। इसी बात को इन्होंने यहाँ इस काव्य में स्थान दिया है। देखिए, इसमें पंक्तियाँ भी दे रखी है। लौटते समय यात्री का वक्तव्य है नामक इनकी एक कविता है। उसमें क्या है, यही दूसरे पूछ नाम लेते हैं कितना, नाप लेते हैं कितना, लहू देह में बाकी होगा, यही तीसरे आँख रहे जो मांसपेशियों में कितना है बल। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपकी किताब में भी दे रखी हैं, आप चाहें तो उन पंक्तियों को शामिल कर सकते हैं, प्रश्न अच्छा बनेगा। दूसरा हम यहाँ पर ले सकते हैं सामाजिक चेतना। देखिए, समाज को जागृत करना, चेतना का मतलब क्या है, जगाना। किसके प्रति, जाति के प्रति, वर्ग विभाजन के प्रति, धर्म के नाम पर, यानी हमारा समाज इन सब समस्याओं से ग्रस्त है। इन सारी समस्याओं के कारण हमारा समाज संकुचित विचारधाराओं का बनता चला जा रहा है या बना हुआ है। यहाँ पर कवि ये चाहते हैं, समाज को जागृत करना चाहते हैं कि समाज इन विचारों से ऊपर उठकर सोचे। इसी से समाज का मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सकता है। अगर समाज इन सब बातों में उलझा रहा तो समाज का अगर देखें तो विकास कभी नहीं हो सकता। इनकी रूप की प्यास नामक कविता है, उसमें जिसने कर दिया अपना है दान, उसने अपने को, अपने साथ सबको, अपनी सर्वमयता को निभाया है। तो इस तरह से अगर देखें तो कवि ने यहाँ पर सर्वमयता की बात करी है, किसके साथ, समाज के साथ। तो यहाँ समष्टि की चिंता है। समष्टि से तात्पर्य क्या है, समष्टि से तात्पर्य है समाज, और व्यष्टि से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति। तो यहाँ समाज की बात करते हैं, समष्टि की बात करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, जिससे कि कवि के कौन से पक्ष का उद्घाटन होता है, समाजवादी या सामाजिक पक्ष का उद्घाटन होता है, कि उन्होंने
केवल व्यष्टि की बात नहीं की, समाज की बात करी है। वो मार्क्सवाद की बजाय अगर देखें तो मार्क्सवाद की बजाय लोकतंत्र में ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोकतंत्र पर अधिक विश्वास करते हैं। इनकी कविता को हम यहाँ नाम दे सकते हैं इतिहास की हवा। उसमें भी इन्होंने अपनी सामाजिक चेतना के भावों को अभिव्यक्त किया है। देखिए, जिस भी पॉइंट को आप बता रहे हैं उस पॉइंट से जुड़ी हुई कविता का नाम आपको पता होना चाहिए और आप ये बता सकते हो कि इस कविता में इस समाज की समस्या को उठाया है और समाज के प्रति अपनी चिंता के भावों को अभिव्यक्त किया है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है महानगरीय सभ्यता का विरोध। देखिए, आगे जी ये मानते हैं कि जो महानगरीय सभ्यता के लोग हैं उन्होंने गांव वासियों का शोषण करके ये महानगरों की स्थापना कर दी है। जब भी जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आया उसने केवल और केवल महानगरों का विकास करने की कोशिश की है, ग्रामीण सभ्यता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीण सभ्यता में लोग आज भी उसी प्रकार झुग्गी झोंपड़ी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो उन्होंने बताया है कि अगर देश को कुशलता के कगार पर लेकर जाना है या देश को हरा भरा बनाना है, तब हमें इन जो ग्रामीण जीवन का दुख है, अभाव है, इनको दूर करना ही होगा। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार महानगरों में अमीरों ने अपनी एक अलग संस्कृति विकसित कर ली है, जबकि जो ग्रामीण लोग हैं वो आज भी झुग्गी झोंपड़ियों में उसी प्रकार बसे हुए हैं, उसी प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर ये महानगरीय सभ्यता को सांप के समान समझते हैं, ये सर्पीली है, जहरीली है, जबकि ग्रामीण लोग जो हैं वो सामान्य साधारण स्वभाव के हैं, मेलजोल वाले स्वभाव के हैं और ये मानते हैं कि महानगरीय सभ्यता ही ग्रामीण जीवन का शोषण कर रही है, गांवों का शोषण कर रही है। राजनीति में आने वाले जो नेता हैं वो भी महानगरों के विकास में लगे हुए हैं, गांव की तरफ उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या गांव को उन्होंने अनदेखा कर रखा है। तो इस तरह से ये महानगरीय सभ्यता का विरोध अपने काव्य के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपकी किताब में कुछ कविताओं के नाम दे रखे हैं, आप उन कविताओं के नाम यहाँ शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है मानवतावाद का समर्थन। देखिए, मानवतावादी विचारधारा की अगर बात करें तो आगे जी जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे तथा राम मनोहर लोहिया जी से काफ़ी प्रभावित थे। इनका दृष्टिकोण क्या था? समाजवादी, समाज के बारे में विचार करना, समाजवादी दृष्टिकोण। अब जो समाजवादी दृष्टिकोण होगा वो किस में परिवर्तित होगा? वो मानवतावाद में तो होगा। जब समाज के बारे में सोच रहे हैं तो वो किसका विकास है? मानवतावाद का ही तो विकास है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे तथा राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए समाजवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, या इनका दृष्टिकोण कैसा था? समाजवादी था, जो आगे चलकर मानवतावाद में परिवर्तित हो गया। इन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के आधार पर किसी भी ऊंच नीच को कभी स्वीकार नहीं किया। ये मानते हैं कि जातिवाद ही है जो हमें अंदर से खोखला करती है, यानी जातिवाद के ये विशेष विरोधी रहे हैं। अनेक स्थानों पर देखें तो इन्होंने जो मानवीय पीड़ा है उसकी भी अभिव्यक्ति करी है। मानव की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो दुख है, उसके प्रति सहानुभूति के भाव इनके काव्य में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका काव्य मानवतावाद का समर्थन करने वाला काव्य है। उसके बाद आता है वर्ग संघर्ष का वर्णन। देखिए, सामाजिक चेतना के प्रति जो इन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है उसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष का वर्णन किया है। वर्ग कौन सा? शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषकों के प्रति इन्होंने क्या किया है? घृणा के भावों को अभिव्यक्त किया है, और जिनका शोषण किया जा रहा है उनकी दयनीय दशा का चित्रण भी यहाँ पर किया है। जो शोषित हैं, शोषक और शोषित, जो शोषित हैं इनके जीवन का करुणा में जो चित्र है वो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, व्यंग्य के माध्यम से दिखाया है, अपने काव्य के माध्यम से दिखाया है, तथा पूंजीपति या शोषकों के प्रति इन्होंने विरोध का भाव प्रकट किया है। इनकी बांगर और खादर नामक कविता इसी प्रकार की सामाजिक विषमता का उद्घाटन करते हुए नजर आती है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे देश के नेता है, जो हमारे देश के सरकारी अधिकारी है, उन्होंने भी किस प्रकार गरीब जनता को झूठा दिखावा देकर या झूठे वादों के सहारे छलने और लूटने का काम किया है, उनके साथ किस प्रकार का छल कपट का व्यवहार किया है, उसको भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है।
तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्ग संघर्ष का तात्पर्य, वर्ग क्या है, दो ही तो वर्ग है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, शोषकों का वर्ग और शोषितों का वर्ग, या पूंजीपति वर्ग और जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसी का तो बताना है हमें यहाँ पर। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर इस पॉइंट को एक्सप्लेन या विस्तार से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। देखिए राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। ये मानते हैं कि जो समग्र मानव जाति से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए। यहाँ पर कवि ने प्रगतिवादी कवियों के चिंतन का स्वागत किया है और वो अपनी कविता के माध्यम से विश्व प्रेम भाव का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। यानी हमें केवल अपने से प्रेम नहीं करना चाहिए, अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विश्व से प्रेम करना चाहिए। इनकी जो हिरोशिमा नामक कविता है उसमें कवि ने अणु विस्फोट के कारण जो दुख सहन करने पड़े थे उसके प्रति अपने घृणा के भावों को भी अभिव्यक्त किया है। क्योंकि देखिए जो हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम अणु बम गिराए गए थे उसकी वजह से जो भयंकर विनाश हुआ उससे कवि को काफ़ी उद्वेलित होना पड़ा, या उनके विचारों में घृणा का भाव आ गया था, और तो उनको हिरोशिमा नामक कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। इसके साथ साथ इनका भेड़िया और मरकट का जो मस्तिष्क कविता है उसमें भी संकीर्ण व्यापारियों का चित्रण इन्होंने किया है। तो यहाँ पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव, भाईचारा, शांति जैसे विचारों को प्रचारित प्रसारित करना या लोगों को जागरूक करना, अपने राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेम और भाईचारे की भावना बनी रहे, इस प्रकार के विचार अपने काव्य में इन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। तो आखिर में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अज्ञे जी केवल व्यक्तिवादी कवि नहीं हैं, बल्कि वो समाज को भी महत्व देते हैं। वो एक ऐसे समाज के पक्षधर हैं जिसमें व्यक्ति विशेष का अस्तित्व भी बना रहे और समाज भी पल्वित पुष्पित होता रहे, फलता फूलता रहे। तो इनका काव्य मिला जुला काव्य है, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि को भी इन्होंने विशेष महत्व दिया है। तो इस तरह से हम ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।